नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, जो कि आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसीलिए आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरी देखें बिना स्किप किए। स्थानीय स्वशासन को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में पंचायतें या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि शहरी स्थानीय स्वशासन नगर निकायों से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम मुख्यतः पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, जो कि आने वाले वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें अंतिम स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो स्थानीय स्वशासन प्राचीन भारत से ही चला आ रहा है। अगला, ब्रिटिश भारत में 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा तथा रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हम सभी ने यह बार बार सुना है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव था। इस तरह हमने प्राचीन भारत और ब्रिटिश इंडिया में भी स्थानीय स्वशासन का आयाम देखा है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। आपको बता दूं, गांधीवादी नेताओं ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्थाओं को पुरजोर समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में पंचायती राज व्यवस्था शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व जो कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इन्हें सरकार सक्षम होने पर लागू कर सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु समितियां, कुछ गठित समितियां। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की सिफारिश की। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन से इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की गई थी। अगला है अशोक मेहता समिति 1970। इस समिति ने पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे के संबंध में बात की। अगला है पीवी के रॉय समिति 1985। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश की, जिसमें जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। अगला, LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। अगला, PK थुंगन समिति 1988। इस समिति ने भी पंचायतों के संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। LM सिंघवी समिति एवं PK थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली एवं 64वां 64 संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया गया। 64वां संविधान संशोधन राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिस कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। पंचायतों से जुड़ी अगली समिति है गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है।
इस प्रकार यह 6 महत्वपूर्ण समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़ी हैं। और यह परीक्षा में भी यह प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हैं, या फिर समितियों का काल पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, PBK रॉय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988 एवं गॉडगिल समिति 1988। यह भी 1988 गॉडगिल समिति। तो यह भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। वैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर वीडियो में पंचायती राज व्यवस्थाओं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए। आइए देखते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर, लोकसभा में 22 दिसंबर एवं राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया गया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। राष्ट्रपति ने अपनी सहमति 20 अप्रैल 1993 को प्रदान की और इस प्रकार यह 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 को। तो एक बार फिर देख लें। लोकसभा ने 22 दिसंबर एवं राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया, जबकि राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को इस पर सहमति प्रदान की गई और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के क्या क्या प्रभाव थे, आइए देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 16 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 ओ तक जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। 11वीं अनुसूची में वे 29 विषय हैं जिनमें पंचायत विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण विकास इत्यादि। ये सभी 29 प्रकार के जो विषय हैं। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि 29 विषय कौन कौन से हैं, लेकिन पूछा जा सकता है कि कितने विषय हैं। तो 29 विषय हैं जिनमें पेयजल, कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण विकास है। पंचायतों की संरचना जो हम पढ़ रहे हैं, यह उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत, इसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान का चयन प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा गांव के वे सभी लोग जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, यह वे सभी मतदाता। पंचायत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 तक हो सकती है। पंचायत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 तक हो सकती है। पंचायत सदस्यों का भी प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अगला है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती है, विकासखंड स्तर पर, जिसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है और क्षेत्र पंचायत सचिव के रूप में खंड विकास अधिकारी वीडियो साहब कार्य करते हैं। जबकि मैं आपको बताना भूल गया, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव के रूप में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या पंचायत सचिव कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 40 तक हो सकती है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ही प्रमुख का चुनाव किया जाता है, अर्थात प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव के फलस्वरूप बनते हैं। अगला जिला पंचायत। जिला पंचायत का प्रमुख या मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जिनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है और जिला पंचायत सचिव के रूप में अपर मुख्य अधिकारी काम करते हैं। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख
जिला पंचायत सचिव, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत का मुख्य जिला पंचायत अध्यक्ष। आइए अंत में एक नज़र डालते हैं पंचायतों से जुड़े अनुच्छेदों के बारे में। तो देखिए 243 परिभाषाएं। 243 को ग्राम सभा की परिभाषा एक ऐसे निकाय के रूप में की गई है जिसमें पंचायतों के अंदर सम्मिलित गांव से संबंधित मतदाता सम्मिलित हों। मतदाता अर्थात वे लोग जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अतः सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। अनुच्छेद 243 ख ग्राम पंचायतों का गठन। 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 ग स्थानों का आरक्षण। आप सभी को बता दूं, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम 1/3 है, लेकिन पंचायत राज्य सूची का विषय है जिस पर राज्य कानून बना सकता है और इस आरक्षण को बढ़ा या घटा सकती है। जिस प्रकार महिला आरक्षण केंद्र सरकार से 1/3 है, जबकि अनेक राज्य सरकारों द्वारा इसे 50% कर लिया गया है, जिनमें बिहार पहला राज्य है और उत्तराखंड में भी महिलाओं हेतु आरक्षण 50% है। इसके अतिरिक्त SC ST हेतु आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हो सकता है। अगला अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। यदि किसी कारण से पंचायतें विघटित हो जाती हैं तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने होते हैं, और यदि चुनाव की अवधि ही 6 माह शेष है तब पंचायतें विघटित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में नए चुनाव होने तक कोई भी चुनाव नहीं होगा। 243 च सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। आपको बता दूं पहले पंचायत सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं यह हैं कि उसकी आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो। 21 वर्ष यह ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है पंचायत चुनाव में आयु सीमा तो 21 वर्ष। अगला 243  छ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जैसे हमने बताया 29 विषयों में पंचायत को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी पंचायतों को अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। टैक्स, पंचायतों को टैक्स लगाने की जो शक्ति है। अनुच्छेद 243 ज वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। पंचायतों में धन आवंटन के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में परिवर्तन होता है। 243 पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, ऑडिट से संबंधित। 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। आपको बता दूं पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बहुत परीक्षाओं में कि पंचायत चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं और पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं और उनको कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पंचायत राज्य सूची का विषय है। 243 संघ राज्य क्षेत्रों में को लागू होना, अर्थात संघ शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना। अनुच्छेद 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू न हो, जैसे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र या 6वीं अनुसूची के क्षेत्र। 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन। इस प्रकार हमने पंचायती राज व्यवस्था को पूरा पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें शायद छूटी हों, यदि कुछ आपको लगता है कुछ छूटा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।